Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। जी, नॉट निगोशिएबल का मतलब क्या होता है? हमारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जनरल रूल ये है कि जब एक इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, एक इंस्ट्रूमेंट अगर किसी दूसरे पार्टी को ट्रांसफ़र किया जाएगा तो दूसरी पार्टी हमेशा गुड टाइटल एक्वायर करेगी, यानी उसे उसका सही हकदार समझा जाएगा जिस पार्टी को ट्रांसफ़र किया गया। फिर सुन लें, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हमारा जनरल रूल क्या है? इसको कहते हैं होल्डर इज़ फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। जब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को हैंड ओवर करती है, वो चाहे प्रॉमिसरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो या चेक हो, जब एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र करेगी तो सेकंड पार्टी को जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला तो एज्यूम किया जाता है सेकंड पार्टी का गुड टाइटल क्रिएट हो गया, चाहे पहली वाली पार्टी का टाइटल डिफेक्टिव क्यों ना था। डिफेक्टिव टाइटल का मतलब समझते क्या होता है? कि वो उसका ट्रू ओनर ना हो, चोर हो कोई, उसने कोई किसी और तरीके से जो है किसी गलत तरीके से डकैती वगैरह से वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हासिल किया हो। अगर मैंने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिख के इनको दिया, इनसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गुम हो गया, इनको मिला दूसरी पार्टी को, इन्होंने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ले लिया, ठीक है, ये होल्डर हैं। अब इनका राइट नहीं है कि इस निगोशिएबल, गौर से सुनेगा अल्फाज, इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे या चेक कह ले, इस चेक पे ये इनको मिला, ये उस चेक पे जाके पैसे तो ले सकते हैं बैंक से, इनकी इंटाइटलमेंट है, लेकिन लीगली इनको पैसे लेने नहीं चाहिए। अगर ये जाके ये जो कोई गुमशुदा इंस्ट्रूमेंट मिला या कोई चोर है, इसको चेक मिला, ये जाके बैंक से पैसे रिसीव कर सकता है। बैंक को तो नहीं पता ना कि ये गुम हुआ था, ये इसने चोरी करके लिया है। बैंक से पैसे ले सकता है, लेकिन अगर बैंक से ये पैसे ले लेता है तो बाद में ट्रू ओनर इनसे रिकवरी करवा सकता है। ये जनरल रूल निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्ड। अच्छा, अगर फर्ज कीजिए इनको मिला निगोशिएबल, इन्होंने आगे कोई चीज़ खरीद के वही चेक इनके हवाले कर दिया, वही निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इनके हवाले कर दिया। अब मुझे बताइए, इन सेकंड पार्टी का टाइटल डिफेक्टिव था या गुड था? डिफेक्टिव था। डिफेक्टिव टाइटल का ये मतलब नहीं होता कि वो प्रैक्टिकली पैसे रिसीव नहीं कर सकता, नहीं, वो प्रैक्टिकली पैसे रिसीव कर सकता है, लेकिन उसका वो लीगल ओनर नहीं है, इसीलिए उसे बाद में वो पैसे वापस करने पड़ेंगे अगर पकड़ा गया तो। डिफेक्टिव टाइटल का मतलब ये। अब होल्डर विद डिफेक्टिव टाइटल ने कुछ चीज़ें खरीदी और यही चेक आगे किसी और पर्सन को निगोशिएट कर दिया। अब लॉ ये कहता है इसका जो टाइटल है ना, इसका थर्ड पार्टी का, ये गुड होगा, ये गुड। हर निगोशिएशन से जो पर्सन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्वायर करता है, एज्यूम किया जाता है कि इसका टाइटल गुड है, फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट। अच्छा, अजीब बात है, जिस बंदे का अपना टाइटल डिफेक्टिव था उसने आगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र किया और उस पार्टी को गुड टाइटल मिल गया, क्योंकि उसका तो कोई कसूर नहीं है ना, लॉ कहता है इसका कोई कसूर नहीं है। अब ये बंदा बैंक में जाके पैसे लेता है, रिसीव ये भी कर सकता था, डिफेक्टिव टाइटल, रिसीव ये भी गुड टाइटल वाला भी कर सकता है। फ़र्क क्या है?
गुड टाइटल वाला जब पैसे रिसीव करेगा, बाद में ट्रू ओनर आया, इससे पैसे निकलवा सकता है? नहीं, इसका गुड टाइटल था। किससे पैसे निकलवा सकता है ट्रू ओनर? इससे, अगर ये ट्रेसेबल हो, अगर इसको पकड़ा जाए तो नॉर्मल अजम्पशन क्या बनी? हर जो होल्डर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसका गुड टाइटल होता है, अनलेस के वो कोई थीफ। लेकिन अगर सुनिए, ये कंसेप्ट समझ आ गया, इसकी एक्सेप्शन सुनिए। कहता है अगर उस चेक के ऊपर लिखा हुआ है नॉट निगोशिएबल, फिर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। नॉर्मल रूल निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या है कि एक बंदा जिसका डिफेक्टिव टाइटल है वो आगे गुड टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। ये नॉर्मल रूल है कि एक बंदा जिसका डिफेक्टिव टाइटल है वो आगे गुड टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन अगर चेक के ऊपर नॉट निगोशिएबल लिखा हुआ, तो जिसका डिफेक्टिव टाइटल है वो आगे भी डिफेक्टिव टाइटल ही ट्रांसफर करेगा, गुड टाइटल ट्रांसफर नहीं करेगा। नॉट निगोशिएबल का मतलब ये नहीं आगे ट्रांसफर नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन अगर कोई डिफेक्टिव टाइटल हुआ ना किसी का, तो फिर वो आगे हमेशा डिफेक्टिव टाइटल ही ट्रांसफर होगा, आगे गुड टाइटल ट्रांसफर नहीं हो। तो देखे, जो निगोशिएबल की ट्रू सेंस थी वो नहीं पूरी हो रही यहां पे, समझ रहे हैं? ट्रांसफरेबल है, कर सकता है, लेकिन अगर इसका डिफेक्टिव टाइटल है तो उसका भी डिफेक्टिव टाइटल ही होगा। अब ये चोरी का अगर चेक हुआ, ये हुआ, इस केस में अगर ये भाईजान तीसरे बंदे से चीज लेके उनको चेक देते हैं, चेक के ऊपर लिखा हुआ है नॉट निगोशिएबल, अब ये ले जाके बैंक में जमा करवाते हैं, इनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ट्रू ओनर किनको पकड़ेगा? पार्टी नंबर 2 को या पार्टी नंबर 3 को? 3 को पकड़ेगा। कहेगा भैया मैंने तो इन गुड फेथ लिया है। गुड फेथ को छोड़ो, ये देखो इसके ऊपर नॉट निगोशिएबल लिखा है कि नहीं लिखा? तो नॉट निगोशिएबल लिखा हो तो जो इंस्ट्रूमेंट लेने से पहले चेक लेने के साथ साथ फिर ये भी इंश्योर करना पड़ता है, क्या इस बंदे का टाइटल गुड है कि नहीं, ये चोरी का तो नहीं है। ठीक है, वो ओरिजिनल बंदे से फोन करके किसी तरीके से हम पूछ सकते हैं। अगर नहीं पूछते तो इसका मतलब क्या है? तो नॉट निगोशिएबल चेक के ऊपर लिखा हो, इफेक्ट क्या होता है? ये ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन डिफेक्टिव टाइटल अगर है तो आगे डिफेक्टिव टाइटल ही ट्रांसफर होगा। नॉर्मल रूल क्या है? नॉर्मल, अगर नॉट निगोशिएबल नहीं लिखा, एक बंदे का डिफेक्टिव टाइटल है वो आगे गुड टाइटल ट्रांसफर कर सकता है, ये नॉर्मल रूल है। और अगर चेक के ऊपर नॉट निगोशिएबल लिखा है, फिर डिफेक्टिव टाइटल है तो आगे भी डिफेक्टिव टाइटल ही ट्रांसफर होता रहेगा। जो पार्टी भी एंड में पकड़ी गई ना, उसी से पैसे रिकवर करवाए जाएंगे। ये समझ आ गया नॉट निगोशिएबल का? चलिए, और कोई क्वेश्चन? स्पेशल क्रॉसिंग दोबारा करवा देते हैं। स्पेशल क्रॉसिंग होती है वह बैंक के लिए, अकाउंट होल्डर जो पार्टीज होती है जिन्होंने एक दूसरे के साथ लेन देन करना होता है, उनको स्पेशल क्रॉसिंग से फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क पड़ता है, पार्टी जो आपस में लेन देन कर रही है उनको फर्क पड़ता है जनरल क्रॉसिंग से, उन्हें फर्क पड़ता है रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग से, उन्हें फर्क पड़ता है नॉट निगोशिएबल लिखने से। स्पेशल क्रॉसिंग पार्टीज के लिए नहीं है, किसके लिए? बैंक के लिए। जिस तरह अकाउंट रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग में जिस बंदे का नाम लिख दिया जाए चेक के ऊपर, उसी के अकाउंट में पैसे जाएंगे, उस तरह स्पेशल क्रॉसिंग में बैंक का नाम लिखा जाता है, किसी पार्टी का नाम नहीं, इंडिविजुअल्स का नहीं, बैंक का नाम लिखा जाता है। और जिस बैंक का नाम लिख दिया जाए वही बैंक जाके जो ड्रॉई है, ड्रॉई पता है कौन है? जिस बंदे ने चेक लिखा है उसका फैसल बैंक में अकाउंट है, उसने फैसल बैंक का चेक लिखा होगा, तो ड्रॉई फैसल बैंक है। अब फैसल बैंक के अकाउंट होल्डर ने फैसल बैंक का चेक मुझे दिया, मिजान बैंक वाले को, मैंने मिजान बैंक को चेक दे दिया कि भाई मेरे अकाउंट में जमा करवा दो, मेरा काम खत्म। मिजान बैंक का शुरू, मिजान बैंक स्टेट बैंक जाता है, वहां बहुत से बैंक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, चेक मिक्स हो सकते हैं। वो ये इंश्योर करने के लिए कि मेरा चेक हर मैं ही से कलेक्ट करूं, उसके ऊपर अपना नाम लिख देता है। इसे कहते हैं स्पेशल क्रॉसिंग।
अब इस चेक की पेमेंट कौन ले सकता है? स्टेट बैंक से सिर्फ मिजान बैंक वाला ले सकता है। ठीक है, स्टेट बैंक एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सारे बैंक के लिए। वो कहता है हाँ भाई ये स्टेट बैंक है, अब मिजान बैंक वाले हाँ तुम्हारे फैसल बैंक के चेक हैं, लाओ सारे फैसल बैंक के चेक। काउंट करके फैसल बैंक वाले को कहेगा भाई ये पैसे पकड़ो, ये चेक पकड़ो, देखो जो जेन्युइन है उनकी पेमेंट करो, बाकी डिसऑनर करके दे दो, और वो सारी पेमेंट पकड़ के वापस मिजान बैंक को दे देगा। ये स्टेट बैंक कर रहा होता है ये काम। ठीक है, क्योंकि आपस की डायरेक्ट डीलिंग करें ना तो कुछ थोड़े मसले मसाइल हो सकते हैं, इसलिए स्टेट बैंक ये कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। तो इसका मतलब अगर स्पेशल क्रॉसिंग कर दी जाए इस चेक के ऊपर, स्टेट बैंक से कौन पैसे ले सकता है? सिर्फ मिजान बैंक, जिसकी स्पेशल क्रॉसिंग हुई होगी। लेकिन अगर मिजान बैंक वाला क्या फर्दर स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता है? उसकी तबीयत खराब हो, वो बैंक अल-फलाह वाले को कह सकता है यार ये जरा मेरे चेक करना, आज तुम मेरी कलेक्शन तुम ले आओ, तो वो फर्दर स्पेशल क्रॉसिंग दोबारा भी कर सकता है, अपने किसी को अपना एजेंट बना के भेज सकता है। स्पेशल क्रॉसिंग समझ आ गया? स्पेशल क्रॉसिंग कौन कर सकता है? आधा कंसेप्ट, होल्डर भी कर सकता है, बैंक भी कर सकता है, और बैंक अगेन भी कर सकता है। 3 पॉइंट। ठीक है, बैंक अगेन भी कर सकता है। क्लियर होगी ये बात भैया? स्पेशल क्रॉसिंग क्लियर है? पक्की बात बताएं, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हम इची बिची क्लियर होनी चाहिए, हमें थोड़ा थोड़ा पॉइंट भी समझ आना चाहिए हर कंसेप्ट। और कोई क्वेश्चन? जी भाई, नहीं जी पहले आप पूछ लें। हु में क्रॉस में नहीं होल्डर कर सकता है, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग लिख लें अगर नहीं लिखा हुआ तो। असल में आई कैप ने नहीं लिखा तो हमने भी नहीं लिखा, वरना रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग जाहिर है होल्डर कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग होती क्या जरा मुझे बताइए, मैं भूल गया। शाबाश, काउंट पे ही ओनली, और उसका नाम भी लिख दे। अच्छा वो कहता है, बताइए जरा फिर सोच के, कहता है एक चेक के ऊपर रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग हुई है, अकाउंट पे ही ओनली लिखा हुआ है, ये भी निगोशिएट हो सकता है, बताइए कैसे? हाँ, अगर अकाउंट पे ही ओनली तो लिखा हो लाइनें लगा के, उसका नाम ना लिखा हो, तो इसका मतलब है जो भी बंदा लेगा अपना नाम लिख ले। जिस वक्त लेकिन नाम भी लिखा गया ना, वो फर्दर निगोशिएट नहीं हो सकता फिर। लेकिन अगर नाम ना लिखा हो तो अकाउंट पे ही ओनली सिर्फ लिखा, क्योंकि ये तो लिखा है कि पेई के अकाउंट में, वो पेई कौन है ये नहीं मेंशन, तो वो जो भी आएगा अपना नाम लिख के कर देगा। हाँ, नाम लिख दिया उसके बाद फर्दर निगोशिएट नहीं हो सकता। जी और कोई क्वेश्चन? जी, चेक के साथ बिल ऑफ एक्सचेंज, हाँ चेक इज ए बिल, हाँ वो हम बाद में बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ेंगे। वो कहता है चेक बिल ऑफ एक्सचेंज की एक टाइप है। असल में बिल ऑफ एक्सचेंज में भी 3 पार्टी होती है, चेक में भी 3 पार्टी, तो कहता है ये उसकी एक टाइप है। उन्होंने कहा ठीक है टाइप है, लेकिन डेफिनेशन की हद तक, वरना इनका जो मैकेनिज्म है ना, बेसिक मैकेनिज्म कुछ थोड़ा सा सेम है लेकिन डिफरेंट भी है, डिफरेंट भी है। बैंक के पास चेक लेके जाए ना, एक थोड़ा सा डिफरेंट बता दूं आपको, आपने अगर इशू रेस किया तो, बैंक के पास चेक लेके जाएं, अमाउंट कोई और है, वर्ड्स में कोई और लिखा हुआ है, अमाउंट में लिखा है 5 लाख, वर्ड्स में लिखा है 50,000, बैंक क्या पेमेंट करेगा? 5 लाख के 50,000? कुछ भी नहीं कहेगा, वापस ले जाओ, मैच करके लाओ। लेकिन अगर बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ तो मे भी हो, अभी नहीं पढ़ रहे हम कंसेप्ट, तो दोनों में फर्क है। मे भी वो कहे अच्छा फर्क है तो ज्यादा ऑथेंटिक है वर्ड्स वाली बात, इसको पे कर दो, मे भी उसमें रूल ये हो। तो चेक की वर्किंग और बिल ऑफ एक्सचेंज की वर्किंग में थोड़ा फर्क है, चूंकि अब कुछ सिस्टम सेम भी है, जैसे दोनों में 3 पार्टीज हैं, तो इसलिए उसने टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कह दिया, चेक इज ए टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक जी, और कोई क्वेश्चन? बैंकर, बैंकर बोले तो बैंकर मतलब बैंक, बैंकर मतलब बैंक, मतलब बैंक ही, बैंकर का मतलब बैंक ही। हाँ, आप अगर ये सवाल पूछते मुझे ज्यादा खुशी होती कि सर यहाँ पे किसी जगह लिखा है कलेक्टिंग बैंक, किसी जगह पे लिखा है पेइंग बैंक, इनमें क्या फर्क है? ये लफ्ज इस्तेमाल पढ़े आपने? कहीं नहीं लिखा हुआ? अच्छा,
कलेक्टिंग बैंक और पेइंग बैंक में फर्क। जी और कोई क्वेश्चन? ठीक है, बैंकर का मतलब बैंक कोई भी बैंक। क्लियर हो गया? असल में बैंकर इसलिए लिखा है, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया था पता नहीं 1.5-2 साल पहले, उस वक्त इतनी कंपनीज नहीं होती थी बैंक, तो बाज़ औक़ात जो लोग जो पर्सनल लेवल पे या पार्टनरशिप बना के बैंकिंग वाला काम करते थे, तो उसके लिए उसने बैंकर का लफ्ज़ होगा। वरना अब अगर कोई लॉ बनेगा ना तो उसमें बैंकर की बजाय लिखा होगा बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी लिखा होगा। तो बैंकर या बैंक या बैंकिंग कंपनी एक ही चीज़। और कोई क्वेश्चन मेरे भाई? कोई क्वेश्चन है? आज के लेक्चर की तरफ चलें। आज का कंसेप्ट एक तो इंतहाई आसान है, एक आसान है, एक इंतहाई आसान है और एक आसान है। पहले इंतहाई आसान से कहता है भाई चेक बैंक कब डिसऑनर कर सकता है? डिसऑनर समझते हैं? डिसऑनर के लिए एक और लफ्ज़ भी होता है बाउंस। चेक बाउंस हो गया, चेक डिसऑनर हो गया। मतलब जब डिसऑनर का मतलब क्या है? जब बैंक रिफ्यूज कर दे पेमेंट करने से। अच्छा, इसमें आई कैप की बुक में उसने कोई 2 कैटेगरी बनाई हुई है, बैंक मस्ट डिसऑनर, बैंक मे डिसऑनर। कोई इस तरह की कैटेगरी नहीं है। ये सारी रीजन हैं, इनमें बैंक डिसऑनर कर देगा बस, और इनके अलावा रीजन हुई तो नहीं करेगा। कोई इस तरह की क्लासिफिकेशन हमने नहीं करने। ठीक है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो एक्ट है ना उसमें भी नहीं है, उसमें भी नहीं है। तो एक इंडियन बुक में पढ़ा था, उसमें क्लासिफिकेशन थी, वो शायद पता नहीं, बहरहाल चले खैर। नहीं, उसमें ये थी मस्ट वाली और मे वाली लैदा। नहीं, मैं नहीं कह सकता छापा लगाया है, थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा था वैसे, लेकिन बहरहाल। तो रीजंस क्या है डिसऑनर होने की? अब जब आज तक जब कभी आई कैप ने क्वेश्चन पूछा है वो इसी तरह पूछा है, और जब आप अगर वो लैदा याद भी करें ना तो अगला आपकी प्रॉब्लम ये होगी, वो मिलती जुलती होंगी सारी। वो सिचुएशन इधर भी है इधर भी है। वो अगला मसला आपको ये फेस करना पड़ेगा, मैं याद कैसे करूँ कौन सी वाली मस्ट में थी कौन सी वाली मे में भी। तो इसकी कोई क्लासिफिकेशन हमने नहीं करनी। सिंपल रीजन डिसऑनर की। पहली रीजन क्या? कस्टमर स्टॉप। कस्टमर फोन करके कहते भैया मेरा चेक चोरी हो गया है, अब चेक का है पेमेंट के लिए, तो पेमेंट ना करना, डिसऑनर कर देना। बैंक चेक की पेमेंट नहीं करेगा। दूसरा, कोर्ट इशूड गार्निशी ऑर्डर। गार्निशी ऑर्डर क्या होते हैं? एफबीआर वाले गए कि सर ये जो गुलूकार है ये अपने करोड़ों रुपए कमा रहा है, टैक्स हमें कोई नहीं दे रहा, इसका जरा अकाउंट तो फ्रीज कर दीजिए, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इसके खिलाफ कि इसने कितना टैक्स चोरी किया है, लेकिन हमें खतरा है जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी अपने अकाउंट में से पैसे ना निकाल ले, क्योंकि इसको भी पता चल गया हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। कोर्ट कहेगी अच्छा, बैंक को ऑर्डर इशू करेगी कि इस कस्टमर का 50 लाख तक का बैलेंस अपने पास रखे, उससे ज्यादा अगर ये ट्रांजैक्शन बैलेंस है 70-80 लाख तो पेमेंट करता रहे, 50 लाख से कम बैलेंस ना होते थे, क्योंकि एफबीआर ने बताया था तकरीबन 50 लाख की हमें टैक्स इसका पेबल होगा। ये जो ऑर्डर इशू करता है ना कोर्ट ऑर्डर इशू करता है, इसे कहते हैं गार्निशी ऑर्डर। तो अगर कोर्ट गार्निशी ऑर्डर इशू कर दे तो फिर भी बैंक चेक को डेथ हो जाए, किसकी? बैंक की, बैंक की नहीं, अकाउंट होल्डर की। इंसैनिटी, पागल हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए अकाउंट होल्डर, तो बैंक चेक की पेमेंट उनके जो भी वाली वारसान होंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गया, ऑफिशियल असाइनी होंगे, उनको पेमेंट करेगा। लेकिन इसमें एक अहम कंसेप्ट है, ये हमने शायद मर्केंटाइल आके किसी और टॉपिक में भी पढ़ा है। डेथ हुई 12 तारीख को, बैंक को पता चला 20 तारीख को, बैंक 13, 14, 15, 16 तारीख को चेक क्लियर करता रहा। बताइए बैंक ने सही किया कि गलत? सही किया, क्योंकि एक्चुअल डेट ऑफ डेथ इररेलेवेंट है। जिस वक्त बैंक के नोटिस में बात आई डेथ की तब रेलिवेंट, तब देखा जाएगा, तब बैंक उसके बाद कहेगा इसकी पेमेंट नहीं करनी हमने चेक्स की। ये क्लियर हो गए? ये किताब में लहदा पॉइंट है, मैं इकट्ठे कर रहा हूं क्योंकि रूल एक ही है इनका। डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर। नेक्स्ट,
मटीरियल अल्ट्रेशन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, ये सिर्फ चेक का नहीं, हर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और हर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं, हर कॉन्ट्रैक्ट का रूल है। क्या? जिन पार्टीज के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर एक पार्टी उसमें चेंज कर दे तो पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही फारग है। एक पार्टी चेंज करे दूसरी पार्टी की मर्जी के बगैर, हाँ दूसरी पार्टी की मर्जी से अगर चेंज किया ना फिर ठीक है। मटीरियल अल्ट्रेशन, मैंने इन्हें दिया 50,000 का चेक, इन्होंने उसके आगे 0 लगा के 5 लाख का किया, बैंक के पास लेके चले गए। मटीरियल अल्ट्रेशन है कि नहीं? बिल्कुल है। ठीक है, डेट्स को चेंज कर देना मटीरियल अल्ट्रेशन है। अगर अल्ट्रेशन कर दी, बैंक ने कहा यार बाकी का जो नंबर 50,000 के लगे हुए हैं वो नीले पेन से लगे हुए हैं, अगले वाला काले पेन से लिखा हुआ है, ये लगता है कोई गड़बड़ है। बैंक क्या करेगा? 5 लाख की पेमेंट करेगा 50,000 की, 1 रुपए की का चेक लेके निकल जाओ भैया। हाँ, अगर उसने आगे 0 लगाया एक्स्ट्रा और साथ में मेरे से दोबारा साइन करवाने आ गया और मैंने उसके आगे साइन कर दिए, इसकी पेमेंट बैंक कर देगा। ये भी मटीरियल अल्ट्रेशन है, लेकिन ये मेरी कंसेंट के साथ है, दोनों पार्टीज की कंसेंट। ये ठीक है, ये वैलिड है, ये ऐसे ही वैलिड है जैसे ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। लेकिन अगर मेरी कंसेंट के बगैर, एक पार्टी की कंसेंट के बगैर आप मटीरियल अल्ट्रेशन करें, ठीक है। अच्छा, इससे हमें एक क्वेश्चन जहन में आना चाहिए। मटीरियल अल्ट्रेशन का मतलब है जो ज़्यादा बड़ी चेंज, इसका मतलब है कोई चेंज ऐसी भी होगी जो छोटी मोटी होगी। वो छोटी मोटी चेंज क्या होगी वो अभी नहीं मैं बता रहा, वो छोटी मोटी चेंज क्या। लेकिन जहन में मेरे क्वेश्चन जरूर आया है कि मटीरियल अल्ट्रेशन का मतलब कोई सिग्निफिकेंट चेक में चेंज किया, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सिग्निफिकेंट चेंज किया, तो इसका मतलब है कोई ना कोई चेंज ऐसी भी होती होगी जो रेगुलर समझी जाती होगी। वो अगर एक पार्टी कर ले तो ठीक है, वो कौन सी है वो अभी नहीं हम पढ़ेंगे। वो अपने भाई अभी मैं कैसे, मुझे खुद नहीं, मैं तो वैसे मेरे जहन में सवाल आया यार, ऐसे ना करें, मेरे जहन में सवाल है, पता नहीं आगे चल के शायद इसका कहीं आंसर आ जाए तो पढ़ लेंगे, ना आंसर आया तो ना सही। टाइटल ऑफ होल्डर इज डिफेक्टिव। अगर बैंक को लगे कि ये बाबा आधा घंटा पहले तो इधर भीख मांग रहा था और आधे घंटे बाद 10 लाख का चेक लेके आ गया है, ये चक्कर गया है और अकाउंट भी इसका नहीं है, अगर बैंक को लगे इसका टाइटल डिफेक्टिव है, बैंक क्या करेगा? कहेंगे बाबा जी ले जाओ, ये आपका चेक नहीं, हम इसकी पेमेंट नहीं करेंगे। सिग्नेचर डज नॉट मैच, ये तो आपको पता ही है। बैंक के पास अपना स्पेसिमन सिग्नेचर होता है। किसके स्पेसिमन सिग्नेचर होते हैं? अकाउंट होल्डर, किसी और के तो नहीं होते। फिर बैंक के पास जो सिग्नेचर होते हैं किसके होते हैं? किसी और के तो नहीं होते। चलिए, बैलेंस इज इनसफिशिएंट, तो क्या समझाऊं इसमें? हाँ, आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं 250 रुपये, चेक आपने इशू कर दिया 30 लाख का, तो पे कर देगा बैंक? कभी नहीं पे करेगा। पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? पास्ट डेटेड नहीं, पोस्ट डेटेड का मतलब होता है फ्यूचर डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड का चेक क्या है? जिसमें फ्यूचर की डेट लिखी हो, जो भी आनी है, उससे पहले बैंक कहता है भाई चेक नहीं पे हो सकता पे, ये फ्यूचर में जो डेट आपने लिखी है उसी डेट पे पेमेंट होगी। स्टेल चेक, स्टेल इसका अपोजिट है पोस्ट डेटेड का। स्टेल में पास्ट की डेट लिखी होती है, लेकिन कौन सी वाला पास्ट की? 6 महीने गुजरे। चेक आपको पता है इसका वैलिडिटी पीरियड होता है 6 मंथ। 6 मंथ के बाद वो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। हाँ, टाइम बार्ड चेक कह लें, इसे स्टेल चेक का नाम दे दिया, ठीक है, टाइम बार्ड। एक टाइम बार्ड डेट भी होता था, वो पढ़ लिया हमने। अच्छा चले, कोई बात। स्टेल चेक क्लियर हो गया। ये वो रीजन है जब बैंक चेक को डिसऑनर कर देगा। यहां तक क्लियर? जी जी, कोर्ट, हाँ जी बिल्कुल, कोई बॉडी कोर्ट, क्रेडिटर भी इशू करवा सकते हैं। हाँ जी, गार्निशी ऑर्डर जो है, ये कोई भी क्रेडिटर कोर्ट के पास जाए, रीजनेबल ग्राउंड्स हो तो कोर्ट ऑर्डर इशू कर सकते हैं। अब चलते हैं राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज।
ये जरा टेंटिव होकर समझिएगा कि जो चेक की पार्टीज हैं उनकी क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज है। दो सिचुएशन में बताया उन्होंने राइट्स एंड लायबिलिटीज। अच्छा पहले तो बताइए चेक की पार्टीज कितनी हैं? 3, ड्रॉर, ड्रॉई, पे। और ड्रॉई हमेशा क्या होता है? चेक के केस में ड्रॉई हमेशा बैंक होगा। कहता है अगर बैंक ने रॉन्गफुली किसी चेक को डिसऑनर कर दिया हो। अच्छा मार्केट में एक चीज मैं आपको बता दूं, चेक जो है ना, चेक ये किसी की रेपुटेशन जो है उसकी बेस पे चलता है। जो ट्रेडर्स जिनकी रेपुटेशन अच्छी हो उनका चेक बड़ी आसानी के साथ एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और जिसकी रेपुटेशन अच्छी है उसका चेक एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इसीलिए चेक का डिसऑनर होना एक बहुत नेगेटिव सिग्नल समझा जाता है। लोगों की बड़ी बड़ी डीलिंग्स इस बात पे कैंसिल हो सकती हैं चेक के डिसऑनर होने की वजह से। इसीलिए चेक का डिसऑनर होना कोई नॉर्मल इवेंट नहीं, ये एक बहुत नेगेटिव सिग्नल है खास तौर पे ट्रेडर्स के लिए। और बैंक जब चेक डिसऑनर करे उसे बड़े ध्यान से अपने सारे फैक्ट को सामने रख के फिर फैसला करना चाहिए। ये नहीं कि अकाउंट में पैसे भी हैं, ठीक है, और चेक इशू किया हुआ है और चेक के सारे करेक्टरिस्टिक्स भी पूरे हैं, लेकिन फिर भी बैंक डिसऑनर कर दे बगैर किसी वैलिड रीजन के, इसे बहुत नेगेटिव सिग्नल समझा जाता है। अब यहां पे कह रहा है अगर चेक को रॉन्गफुल डिसऑनर हुआ। और एक चीज और बता दूं, सम टाइम अगर आप ड्यू डेट पे किसी पार्टी को आपने अकाउंटिंग में कंसेप्ट पढ़ा होगा कैश डिस्काउंट का, कि जल्दी पेमेंट कर दें कैश डिस्काउंट मिलता है। प्रैक्टिस में जब आप जाएंगे ना आपको अपोजिट कंसेप्ट मिलेगा पेनल्टी का, डैमेजेस का, कि ड्यू डेट पे अगर आपने अगली पार्टी को पेमेंट नहीं की ना तो आपको डैमेजेस पे करने पड़ते हैं। और अगली बार हो सकता है डैमेज आपको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, वो नेचर और ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करता है। तो एक बैंक के चेक डिसऑनर होने की वजह से हो सकता है आपको 8-10 लाख एक्स्ट्रा पे करना पड़े, हो सकता है, वाकई में हो सकता है। अब नॉर्मली वो अगली पार्टी ठीक है आपकी, अगर उसके साथ रूटीन नेचर की डीलिंग्स हैं तो वो आपके खिलाफ केस फाइल ना करे, लेकिन अगर कोई गुस्से वाली पार्टी हो और उसको पेमेंट ना हो, केस फाइल करके डैमेजेस क्लेम भी कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा बैंकों के भाई बिला वजह आपने चेक डिसऑनर नहीं करना। यहीं से हमारा अगला कंसेप्ट शुरू होता है। अगर बैंक रॉन्गफुल डिसऑनर कर दे चेक तो पार्टीज की राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या होंगी, और अगर बैंक रॉन्गफुली पे कर दे, यानी पे कर दे, किसको पे कर दे? ऐसे होल्डर को जिसका डिफेक्टिव टाइटल था, तो राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या होंगी। अब ये हमारा आखिरी कंसेप्ट है चेक के केस में। चेक के केस में क्या कंसेप्ट कि अगर बैंक रॉन्गफुली डिसऑनर कर दे चेक को तो पार्टीज की राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या हैं, और अगर बैंक रॉन्गफुली पे कर दे, यानी किसी ऐसे बंदे को पे कर दे जिसका डिफेक्टिव टाइटल है, तो उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या होंगी पार्टीज की, ये समझना है। पहले पढ़ते हैं हम रॉन्गफुल डिसऑनर। मैं चेक लेके गया बैंक के पास, किसी और पार्टी का था, बैंक ने बगैर किसी वजह के चेक डिसऑनर कर दिया, ठीक है, उसने अकाउंट नंबर गलत पंच किया, उसकी गलती थी, वो किसी और बंदे का अकाउंट सामने आया, उसमें बैलेंस था ही नहीं उतना, उसने चेक डिसऑनर कर दिया, ध्यान से नहीं देखा। वो कहता है बैंक की गलती है, बैंक कंपनसेट करेगा जितने भी डैमेजेस पे करने पड़ते हैं। किसको कंपनसेट करेगा? ड्रॉर को, मुझे नहीं। मैं बैंक करूंगा, मैं भैया नुकसान तो मेरा हुआ ना, मैंने इधर चक्कर लगाया, आपके पास आया, आपको चेक पेमेंट मैंने लेनी थी, नुकसान तो आप मुझे कंपनसेट करें। बैंक कहेगा भैया मेरा तो आपके साथ कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, मेरा तो आपके साथ एग्रीमेंट मेरा एग्रीमेंट किसके साथ हुआ? अकाउंट होल्डर के साथ, ड्रॉर के साथ। मेरे पे केस कर सकता है तो ड्रॉर कर सकता है, मैं अगर लायबल हूं डैमेजेस पे करने का तो ड्रॉर को, आपको नहीं। क्यों? मेरा आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक कंसेप्ट होता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट जिन पार्टीज के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट है ये उनका आपस का मामला है। स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता उस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे। स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट
उस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे एक्शन नहीं ले सकता। एक केस मेरे जहन में आ गया, आपके साथ डिस्कस करता हूं। फादर और एक बच्चा था और उसके वालिदैन थे, फादर मदर, वो एजिड हो गए, बच्चा यंग। अब फादर को जो थोड़ा खतरा था कि ये जो इसकी हरकतें हैं ना, ये पता नहीं मैं तो मरने वाला हूँ, तो मेरे बाद अपनी वालदा को पूछेगा या नहीं पूछेगा। उसके नाम पे प्रॉपर्टी थी। अब उसने कहा अपने बच्चे को, मैं प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे तब लगाऊंगा जब तुम लिख के दोगे, एग्रीमेंट करोगे मेरे साथ। क्या एग्रीमेंट करोगे? कि अपनी वालदा को हर महीने 50,000 रुपया देते रहोगे जब तक वो जिंदा। बच्चे ने एग्रीमेंट कर लिया। अब बताइए, अच्छा अभी तक जितने फैक्ट्स बता रहा हूं इतना बताना है, बाद में हो सकता है मैं इस केस स्टडी को डिस्कस करते हुए उसमें वेरिएशन लेके आऊं, हो सकता है बात, अभी सिर्फ यहां तक कंसेप्ट। अब बाद में डेथ के बाद बच्चे ने वालदा को पैसे देने बंद कर दिए, क्या वालिदा केस फाइल कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट किन पार्टीज के दरमियान में हुआ? फादर और सन के दरमियान में। वालदा क्या है? स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। और रूल क्या है? स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट केस फाइल नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ इसकी एक्सेप्शन है, वो बाद में डिस्कस करूंगा, अभी सिर्फ इतना कंसर्न बता रहा हूं। रूल समझ आया? तो मुझे बताइए, बैंक के साथ किसने एग्रीमेंट किया था? ड्रॉर ने। ड्रॉर ने। तो बैंक किसको कंपनसेट करेगा? होल्डर फिर किधर जाए? होल्डर का बैंक के साथ तो एग्रीमेंट नहीं हुआ, होल्डर का एग्रीमेंट हुआ है ड्रॉर के साथ, तो होल्डर को कंपनसेट करेगा ड्रॉर। यानी इस केस में बैंक रॉन्गफुली चेक डिसऑनर करता है, बैंक कंपनसेट करेगा ड्रॉर को, इन दोनों का एग्रीमेंट हुआ है। ड्रॉर कंपनसेट करेगा पेई को, पे यानी होल्डर वो जो है, क्योंकि इसका और अकाउंट होल्डर का ड्रॉर का एग्रीमेंट हुआ है। ये समझ आ रही है? डायरेक्ट बैंक होल्डर को कंपनसेट नहीं करेगा। बैंक डायरेक्टली होल्डर को पेमेंट करने के लिए लायबल, डैमेजेस पे करने के लायबल नहीं। लेकिन पूरे एक्ट में दो एक्सेप्शंस हैं जब बैंक होल्डर को लायबल है कंपनसेट करने का, दो एक्सेप्शन है। देखिए नॉर्मल रूल समझ आया कि होल्डर बैंक से बैंक के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? उसका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन दो एक्सेप्शन है जब होल्डर एक्शन ले सकता है बैंक के खिलाफ। वो जरा एक्सेप्शन गौर से समझिएगा, खास तौर पे दूसरी एक्सेप्शन। पहली एक्सेप्शन वो कह रहा है होल्डर का कोई राइट तो नहीं है एक्सेप्ट, लेकिन इन दो एग्जाम्पल में राइट होगा। पहली एग्जाम्पल, इफ क्रॉस चेक इज पेड इन कैश ओवर काउंटर। क्रॉस चेक था कि बंदे के पास, मेरे पास क्रॉस चेक था, गिर गया, ये भाई ने उठाया, बैंक में जाके कहा सर मुझे ज़रा जल्दी है, मेरा अकाउंट नहीं, आपकी मेहरबानी मुझे कैश में पेमेंट कर दें, बाद में किसी के भी अकाउंट में डाल के आप पैसे ले लीजिएगा। ब्रांच मैनेजर को तरस आया, उसने कहा चलो ये कैश ले लो, ये निकल गया। बाद में मैं गया ब्रांच के पास, मैंने कहा भैया ये चोरी का चेक है। अब बैंक ने क्या नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया, उसे अकाउंट में ट्रांसफर करने चाहिए थे, इन कैश पेमेंट कर दी। इस सूरत में बैंक लायबल है पेमेंट करने का, किसको? होल्डर को। अब वो ड्रॉर को नहीं, होल्डर को। नॉर्मली बैंक ड्रॉर को कंपनसेट करता है, दो एक्सेप्शन है जब होल्डर को कंपनसेट करेगा। पहली एक्सेप्शन क्या है? क्रॉस चेक को काउंटर पे, इस पे तो बैंक को पेमेंट के साथ जूते भी मारने चाहिए। ओ भाई क्रॉस चेक है, अंधे हो गए, तुम्हें क्रॉस चेक पेमेंट कर दी तुमने कैश ओवर काउंटर में। दूसरी एग्जांपल, अच्छा दूसरी एग्जांपल जरा समझने वाली है। इफ चेक इज नॉट प्रेजेंटेड विद इन रीजनेबल टाइम एंड बैंक फेल्स, क्या बैंक ने कोई सीए के पेपर दिए होंगे? नहीं, यहां बैंक फेल से मुराद ये नहीं है, यहां पे बैंक फेल से मुराद है बैंक बैंकरप्ट हो गया। बैंक, अजीब सी बात लग रही है, बैंक बैंकरप्ट हो गया, तो इसलिए उन्होंने कहा बैंक बैंकरप्ट हो गया के बजाय लिख देता है बैंक फेल्स, या बैंक इंसॉल्वेंट हो गया। मेरे पास चेक आया, एग्जाम्पल सुनिए, मेरे पास चेक आया, पार्टी ने आज की डेट लिखी,
असूली तौर पर मुझे 1, 2, 4, 8, 10 दिन में जमा करवा देना चाहिए। मैं 3, साढ़े 3 महीने तक चेक अपने पास रखा। एग्जाम्पल जरा गौर से सुनिए कि इसमें 2 कंसेप्ट है, एक अभी वाला एक बाद में होना है डिस्कस। 3, साढ़े 3 महीने चेक रखा। एक दिन अचानक खबर आई अखबार में कि यूबीएल जिसका चेक था, फॉर एग्जाम्पल यूबीएल फेल हो गया। यूबीएल क्या हो गया? फेल, बैंकरप्ट हो गया। अब आपको पता है जब भी कोई बैंक के हमें 40 पे फेल करे, चलो 40 पे फेल हो गया। 40 पे फेल होने का मतलब ये है कि अब अपने ये क्रेडिटर्स को सिर्फ 40% पे करेगा, 60% पे नहीं करेगा। बात समझ आई? 40%। चेक था 1 लाख का, चेक था 1 लाख का। पहला क्वेश्चन मेरा, ये 60,000 इस चेक की अब पेमेंट कितने की होगी? 40,000 की। पहला कंसेप्ट, 60,000 नुकसान किसका हुआ? ड्रॉर का कि होल्डर का? कि किसी का भी नहीं? होल्डर का। क्यों? ड्रॉर का क्यों नहीं? भाई उसने तो चेक दे, वो तो कहा था भाई तेरी गलती है, तेरी तू सुस्त पड़ा रहा है, 3, साढ़े 3 महीने सो रहा है, तुझे तो चाहिए था दूसरे तीसरे दिन जाके चेक क्लियर कर दे। मैंने पैसे रखे हुए थे, अब गलती तुम्हारी है। ड्रॉर का नुकसान नहीं, किसका है? होल्डर का। 60, ये कंसेप्ट समझ आता है? अगला कंसेप्ट, अब ये 40,000 बैंक किसको देगा? अकाउंट कोड है, अकाउंट है ड्रॉर का, चेक किसके पास है? बैंक किसको पैसे देगा? इस केस में होल्डर को। ये 2 केसेस हैं जब बैंक और होल्डर डायरेक्ट हो जाते हैं, वरना बाकी हर केस में बैंक लायबल नहीं है होल्डर को, बल्कि किसको लायबल है? सिर्फ 2 केसेस में होल्डर एक्शन ले सकता है बैंक के खिलाफ। कब? पहला केस कब ले सकता है होल्डर एक्शन? जब क्रॉस चेक की पेमेंट काउंटर पे हो जाए, और दूसरा जब रीजनेबल टाइम में प्रेजेंट ना हो और बैंक फेल हो जाए। कितने पे? 40 पे। ठीक है? नहीं, 48 कैलकुलेशन आप ही के लिए करना मुश्किल होगी। हाँ, तो भाई ये कंसेप्ट क्लियर आ गए हो गए। तो फिर बताइए, अगर बैंक रॉन्गफुल डिसऑनर कर दे चेक को, तो बताइए पार्टीज के राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या है? क्या होल्डर डायरेक्ट बैंक के खिलाफ एक्शन ले सकता है रॉन्गफुल डिसऑनर पे? नहीं ले सकता। बैंक किसको कंपनसेट करेगा? डैमेजेस वगैरह करिए ड्रॉर को, और ड्रॉर किसको कंपनसेट करेगा? होल्डर को। डायरेक्ट होल्डर और बैंकर डायरेक्ट नहीं होंगे, लेकिन 2 एक्सेप्शंस हैं जिनमें होल्डर डायरेक्टली बैंक के खिलाफ एक्शन ले सकता है। पहला, क्रॉस चेक की पेमेंट हो जाए काउंटर पे, दूसरा रीजनेबल डिले हो, बैंक फेल हो जाए। लेकिन इस सूरत में होल्डर जो केस करेगा ना बैंक, कितने का करेगा? 1 लाख का, 40,000 का। इस सूरत में जो होल्डर ने पेमेंट लेनी है बैंक से, बैंक ने पेमेंट किसको करनी है? कितनी करनी है? 40,000। चेक 1 लाख का है, पेमेंट 40,000 क्यों करनी है? क्योंकि बैंक फेल हो चुका है। इंस्टॉलमेंट का यही होता है ना, आपने वो अकाउंटिंग की एडजस्टमेंट पढ़ी होगी, वो डेटर बैंकरप्ट हो जाता है, तो वो हमें लिक्विडेटर बताता है कि जी 20 पैसा इन रुपये रिकवर होगा। एडजस्टमेंट नहीं की इस तरह की भाई, हम तो इंट्रो में इस तरह की एडजस्टमेंट करते थे। लेकिन चले बहरहाल, जब कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाए, इतना तो पता होगा ना, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि वो अपने लायबिलिटीज को पे नहीं कर पाता। बैड डेट तो अपनी लायबिलिटीज को पे नहीं कर पाता, और अगर उसने लायबिलिटी है 100 की, एसेट्स हैं 30 के, तो फिर क्या किया जाता है? हर क्रेडिटर को 30% पेमेंट की जाती है, ताकि सबको कुछ ना कुछ मिल जाए। तो इस सूरत में भी बैंक फेल हो जाए तो क्या करना है? 40% रिकवरी। और ये पेमेंट किसको जाएगी? होल्डर को, ड्रॉर को नहीं। हालांकि अकाउंट ड्रॉर का है, लेकिन वो अपना चेक जमा करवाएगा उसके पास और पेमेंट उसको मिलेगी। क्लियर हो गया? जनरल रूल समझ आ गया? आपस में डायरेक्ट नहीं होंगे होल्डर और बैंक, ये 2 एक्सेप्शंस हैं। आगे चलते हैं। ऑन पेमेंट टू होल्डर विद डिफेक्टिव टाइटल,
बैंक ने पेमेंट कर दी किसको? ऐसी पार्टी को जो कि डिफेक्टिव टाइटल था जिसका। फकीर को मिला, उसको तो बैंक ने भेज दिया, कहा भाग जाओ तुम। फर्ज कीजिए फकीर को नहीं मिला, ठीक है, वो कोई सूटेड बोटेड किस्म का बंदा गुजरा था, उसको चेक मिला 10 लाख का, उसने जाके बैंक से पेमेंट निकलवा ली। क्या बैंक लायबल है कि नहीं? ये डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स, डिपेंड करता है। इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है, एक ही कंसेप्ट में दोनों पॉसिबिलिटीज उसने कवर की हैं। पहली पॉसिबिलिटी हो सकता है वो चेक हो बेरर चेक, ओपन चेक, कोई भी कैश क्रॉस चेक नहीं है, तो बैंक में जाएगा ऐसे लिख। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? क्रॉस चेक हो। अब वो बंदा क्या करेगा? बैंक में जाएगा, अपने अकाउंट में जमा करवाएगा, ये बैंक स्टेट बैंक जाएगा, वहां से पैसे कलेक्ट करेगा और फिर वापस आके इसके अकाउंट में डाल देगा। ऐसे ही है। तो 2 टर्म्स यहां पे यूज होती हैं, एक पेइंग बैंक और दूसरा कलेक्टिंग बैंक। पेइंग बैंक और कलेक्टिंग बैंक, पेइंग बैंक और कलेक्ट। अच्छा अब सुने, फर्ज कीजिए चेक क्रॉस चेक था, उस बंदे ने, अकाउंट होल्डर ने यूबीएल में अकाउंट था, यूबीएल वाले को चेक दिया, चेक था फैसल बैंक का, फैसल बैंक का चेक गिरा हुआ है 1 लाख का, मैं यूबीएल का अकाउंट होल्डर, मैंने देखा फैसल बैंक का चेक गिरा है, पकड़ा और क्रॉस चेक था, मैंने यूबीएल में अपने अकाउंट में इस चेक को जमा करवा दिया। अब ये जो मेरा यूबीएल बैंक है ना, इसको लॉ नाम देता है कलेक्टिंग बैंक। कलेक्टिंग बैंक वो होता है जो कस्टमर के बिहाफ पे कलेक्ट करता है। यूबीएल जाएगा, स्टेट बैंक, फैसल बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आएगा, उसे कहेगा ये तेरा चेक है, फैसल बैंक वाला कहेगा हाँ हमारा चेक है, पेमेंट कर देगा, और यूबीएल वाला मेरे अकाउंट में पैसे डाल देगा। ऐसे ही होगा। यूबीएल को क्या एक्ट कहता है? कलेक्टिंग बैंक। फैसल बैंक को क्या कहता है? पेइंग बैंक। पेमेंट हुई किसको? पर्सन विद डिफेक्टिव टाइटल। कहता है यहां पे बताओ क्या राइट्स लायबिलिटीज है। यहां पे सुनिए, पहला केस जो ट्रू ओनर था, ट्रू ओनर था, क्या वो पेइंग बैंक के खिलाफ एक्शन लेगा, कलेक्टिंग बैंक के खिलाफ एक्शन लेगा? ये केस में कुछ भी पूछ सकता है, पेइंग बैंक का भी पूछ सकता है, कलेक्टिंग का भी। असूल सुनिए, पेइंग बैंक के लिए रूल ये है, अगर उसने पहली कंडीशन पूरी कर दी तो वो लायबल नहीं है। पेइंग बैंक के लिए ये वाली कंडीशन है, पेइंग के लिए। कलेक्टिव बैंक के लिए, कलेक्टिंग बैंक के लिए तीनों कंडीशन है। यानी पेइंग बैंक ने सिर्फ इतना देखना है, पेइंग बैंक के लिए, अगर पेइंग बैंक ने इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस पेमेंट कर दी, वो लायबल नहीं है। पेइंग बैंक लायबल नहीं है अगर उसने इन गुड फेथ। ट्रू ओनर ने केस किया फैसल बैंक के खिलाफ, फैसल बैंक वाले कहा भाईजान अगर तो देखा जाए, कोर्ट देखेगा, अगर तो ट्रू ओनर ने गुमशुदगी की इतला बैंक को दे दी थी और फिर उसके बावजूद बैंक ने पेमेंट कर दी, क्या पेइंग बैंक लायबल है? लायबल है, क्योंकि उसने इन गुड फेथ काम नहीं किया, नेग्लिजेंस के साथ का। लेकिन अगर कस्टमर ने इतला नहीं दी और उसके ऊपर साइन वगैरह सारा कुछ ठीक था, अब फैसल बैंक ने पेमेंट कर दी कि डिफेक्टिव पार्टी को, डिफेक्टिव टाइटल था ना, डिफेक्टिव पार्टी को की, लेकिन क्या अब ये पेमेंट वैलिड है? अब पेइंग बैंक का कसूर, पेइंग बैंक हो गया साइड में, पेइंग बैंक वाला कंसर्न, पेइंग बैंक ने सिर्फ, कलेक्टिंग बैंक, कलेक्टिंग बैंक कौन था? यूबीएल।
अब वो बंदा आ जाएगा कलेक्टिंग बैंक, भाई तुम्हारे खिलाफ केस करते हो, तुमने क्यों चोर का साथ दिया। जो चोरी का साथ, चोर का साथ है वो भी तो चोर ही होता है। वो कहेगा भैया तुमने चोर का साथ, मैं चेक चोरी किया था, तुमने चोर का साथ, वो डकैती करके वारदात करके उसने चेक लिया था, तुमने उसकी पेमेंट करवा दी, तुम भी उसके साथी हो। क्या कलेक्टिंग बैंक रिस्पॉन्सिबल है? कलेक्टिंग बैंक के लिए 3 कंडीशन है, तसल्ली से सुनते जाए। पहली कंडीशन वही, अगर बैंक एक्टेड इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस, कलेक्टिंग बैंक ने इन गुड फेथ काम किया, यानी उसको ना पता हो चोरी डकैती का, तो वो लायबल नहीं। पहली कंडीशन समझ आ गए? इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस। ओके सर, मुझे पता होता, कोई इंडिकेशन होती, अखबार में कोई खबर आई होती, चेक नंबर वगैरह वारदात की कुछ हिस्सा की चीजें, तो फिर हम चले मानते कि आप हमें कसूरवार ठहरा रहे हैं कि हम उनके साथ मिले, हमें पता ही नहीं है कि वारदात हुई है, ये चेक चोरी का है। पहली कंडीशन पूरी। दूसरा, ही रिसीव्ड पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कलेक्टिंग बैंक ने पेमेंट रिसीव की हो कस्टमर के बिहाफ पे, अपने अकाउंट में ना की हो। ओके, खुदा का खौफ करें सर, मेरा इसमें क्या फायदा है, यहाँ तो ना पैसे मेरे अकाउंट में आए हों, तो आप कहें भी मैं उसका साथ दे रहा था, और पैसे मेरे अकाउंट में थोड़ी आए, वो कस्टमर के अकाउंट में गए हैं। तो जो तो जुर्म में साथ देता है उसको पैसे कुछ शेयर भी मिलता है। मुझे देखे मेरा अकाउंट खाली है, सारे के सारे पैसे उसी कस्टमर के अकाउंट में गए हैं। अगर मैं शरीके जुर्म होता तो थोड़े पैसे मेरे पास भी तो आते। पहली कंडीशन क्या, कलेक्टिंग बैंक के लिए विदाउट नेग्लिजेंस। दूसरी कंडीशन क्या, पेमेंट रिसीव की ऑन बिहाफ। तीसरी कंडीशन क्या, चेक वाज क्रॉस्ड। तीसरी कंडीशन क्या है, ये अल्फाज दूसरे हैं लेकिन कंसेप्ट आपको इसी तरीके से समझ आएगा। चेक क्रॉस था, चेक, क्योंकि अगर चेक क्रॉस ना होता ना, ये क्वेश्चन राइज ही ना होता। चेक क्रॉस ना होता, ये कलेक्टिंग बैंक ही ना होता। कलेक्टिंग बैंक ना होता, ये इशू ही राइज ना होता। तो इसीलिए तीसरी कंडीशन क्या उन्होंने कही, चेक क्रॉस था, तो फिर ये कंसेप्ट अप्लाई होगा। बताइए, पेइंग बैंक कलेक्टिंग बैंक में फर्क समझ आया? पेइंग बैंक के लिए अगर किसी ऐसे बंदे को पेमेंट कर देता है ट्रू ओनर नहीं है, क्या पेइंग बैंक लायबल है? डिपेंड करता है। ठीक है, अगर उसने इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस काम किया हो फिर वो लायबल। कलेक्टिंग बैंक के लिए क्या रूल है? 3 कंडीशन, तीनों कंडीशन पूरी हो गई। अब देखिए, लॉ ने प्रोटेक्ट किया कि नहीं? लॉ ने बैंक को प्रोटेक्ट किया कि नहीं? कि गलत बंदे को पेमेंट कर दी, नियत सही थी, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, यही कह रहा है पूरी प्रोविजन में, यही कह रहा है कि सही नियत के साथ गलत बंदे को पेमेंट कर दी, प्रोटेक्ट किया ना। जैसे जज का रूल है, अगर जज सही नियत के साथ गलत फैसला कर दे उसको उस पर भी नेकी मिलती है, और सही नियत के साथ सही फैसला कर दे तो डबल नेकी। तो बैंकर्स को भी उन्होंने कहा, लॉ ने, उन्होंने कहा आपको भी प्रोटेक्ट करते, क्या सही नियत के साथ गलत बंदे को पेमेंट कर दे, आप प्रोटेक्टेड है, आपको कुछ नहीं कोई कहेगा। और कहता है सम टाइम ऐसा होता है कि बैंक, सिचुएशन सुनिएगा, चेक आया, कलेक्शन के लिए भेजना है, बैंक ने कहा अच्छा ठीक है चेक आ गया, नॉर्मली वैसे होता नहीं, पहले कभी होता था, अब नहीं ऐसे होता। कलेक्शन, बैंक ने कहा अच्छा चलो ठीक है, आपके अकाउंट में 1 लाख का चेक है, पैसे अभी डाल देते हैं, जब बाद में चेक आएगा तो उसके पैसे हम अपने अकाउंट में डाल देंगे। चेक रिसीव किया, आपके अकाउंट में पैसे हम अभी डाल देते हैं, हमें जब चेक मिलेगा तो हम अपने अकाउंट में डाल देंगे। बताइए, अब बैंक को शरीके जुर्म समझा जाएगा? भाई वो कंडीशन थी कि हमने कस्टमर के बिहाफ पे लिया, अपने अकाउंट में थोड़े डाला है, अब उसके अकाउंट में डाल रहा है, क्या शरीके जुर्म समझा जाएगा? कहता है नहीं भैया, शरीके, वो पैसे आर्जी तौर पे उसके अकाउंट में आए, असल में तो वो अपने उस अकाउंट से पहले पैसे दे चुका है कस्टमर को, इसमें पैसे उसके अकाउंट में आए लेकिन फायदा तो कोई है ना उसका, तो पहले पे तो लॉ कहता है इस सूरत में भी प्रोटेक्शन अवेलेबल होगी, प्रोटेक्शन स्टिल अवेलेबल। क्या? इवन इफ जो कलेक्टिंग बैंक है क्रेडिटेड कस्टमर अकाउंट बिफोर रिसीविंग पेमेंट, अगर चेक की पेमेंट रिसीव करने से पहले
कलेक्टिंग बैंक ने कस्टमर को पैसे दे दिए और बाद में जो चेक की पेमेंट आई डायरेक्ट अपने अकाउंट में डाली, फिर भी बेनिफिशियरी बैंक को नहीं समझा जाएगा। बेनिफिशियरी, क्योंकि उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ, प्रोटेक्शन स्टिल अवेलेबल। कहते हैं हाँ, लेकिन अगर अकाउंट पे ही ओनली चेक था, चेक क्रॉस भी था, अकाउंट पे ही ओनली भी था और नाम भी लिखा था, और फिर बैंक ने उस सूटेड बोर्डेड बंदे के अकाउंट में डाल दिया, अब प्रोटेक्शन अवेलेबल होगी? और कहेंगे सारी बातें छोड़ो, ठीक है सारी कंडीशन पूरी हुई है, मुझे ये बताओ जब लिखा हुआ था अकाउंट पे ही ओनली, उस दूसरे बंदे का नाम लिखा था, तुमने ये दूसरे के अकाउंट में क्यों डाला? अकाउंट पे ही ओनली पे मिस्टर ए का नाम लिखा है, बी के अकाउंट में क्यों डाला? तुम्हें इसी बात पे सजा मिलेगी। यानी देखें, बैंक को दो सूरतों में वो सजा देते हैं, तीन सूरतें पूरे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, तीन सूरतों में कहते हैं बैंक की पेनल्टी। समझ गया? पहली सिचुएशन क्रॉस चेक की पहली सिचुएशन चेक को रॉन्गफुल डिसऑनर कर दे, बैंक लायबल। दूसरी सिचुएशन क्रॉस चेक था, काउंटर पे पेमेंट हो गई, बैंक लायबल। तीसरी सिचुएशन अकाउंट पे ही ओनली चेक था ए के नाम से, उसको बी के अकाउंट में डाल दिया, बैंक लायबल। इन तीन केसेस में बैंक को प्रोटेक्शन अवेलेबल है। भाई कुछ को समझ आए? नहीं, बोल गए। मुझे ये बताइए, ये वाला थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा इसको दोबारा देख लेते हैं। एक बंदे के पास, एक बंदा चला जा रहा था कहीं, उसे चेक गिरा मिला, क्या उसका गुड टाइटल है कि डिफेक्टिव टाइटल? क्या इसका ये मतलब है वो पेमेंट रिसीव ही नहीं कर सकता? नहीं कर सकता है, लेकिन ट्रू ओनर को लायबल होगा। उसने अपने बैंक अकाउंट को जाके जमा करवा दिया, वो कोई और बैंक था। ये जो बैंक है जिसको जमा करवाया, इसको क्या कहेंगे? कलेक्टिंग बैंक। ये स्टेट बैंक के पास दूसरे बैंक के पास गया पैसे लेने के लिए, उस दूसरे बैंक को क्या कहेंगे? पेइंग बैंक। दूसरे बैंक ने सिग्नेचर वगैरह चेक करके पेमेंट कर दी, पेमेंट होल्डर भी डिफेक्टिव टाइटल कोई, क्या पेइंग बैंक लायबल है? क्वेश्चन में आपने रीजन लिखनी है। लायबल, पेइंग बैंक लायबल नहीं है, प्रोवाइडेड ही एक्टेड इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस। ही एक्टेड इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस। ही एक्टेड इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस। वापिस आ जाए, विदाउट, वापिस। अब वो पैसे आ गए अकाउंट में, ट्रू ओनर को पता चल गया, मैसेज आ गया उसको, तुम्हारे अकाउंट से पैसे निकल गए, ये चेक तो गुम हो गया था, पैसे निकल गए। भागा भागा पेइंग बैंक के पास गया, पेइंग बैंक ने कहा भैया आई एक्टेड इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस, फारक। उसने कहा अच्छा, भागा भागा फिर आया कलेक्टिंग बैंक के पास, और तुमने चोर का साथ दिया, तुम चोरी में शरीक जुर्म हो। अब क्या बताइए, जो कलेक्टिंग बैंक है लायबल है? नहीं लायबल, अगर तीन कंडीशंस पूरी हो जाएं। क्या? ही एक्टेड इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस, ही कलेक्टेड पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, अपने अकाउंट में नहीं, चेक वाज क्रॉस्ड, चेक क्रॉस था, ठीक है। उसने कहा अच्छा ये तीन कंडीशन पूरी कर दी, अगला केस स्टडी। उसने कहा लेकिन मुझे पता चला है कि जो उधर से पैसे आए थे डायरेक्ट तुम्हारे अकाउंट में गए हैं, डायरेक्ट बी के बैंक से पैसे आए डायरेक्ट तुम्हारे अकाउंट में गए हैं, तो तुम शरीक जुर्म हो, इससे बड़ा सबूत क्या हो कि पैसे तुमने रिसीव किए हैं? वो कहेगा नहीं, मैंने पहले पेमेंट कर दी थी चेक रिसीव होने, बाद में फिर मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं। नॉर्मल तरतीब ये होती है कि बैंक, अब प्रैक्टिकली भी यही होती है कि पहले बैंक कलेक्ट करता है पैसे अपने अकाउंट में, फिर उसके बाद कस्टमर को देता है। लेकिन उसने कहा मैंने पहले कस्टमर को दे दिए, बाद में कलेक्ट किए, मेरे अकाउंट में आए लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर ही आए हैं, मैं बेनिफिशियरी नहीं हूं। इस केस में प्रोटेक्शन अवेलेबल होगी कि नहीं? इस केस में भी होगी। तो किस केस में नहीं होगी? जब अकाउंट पे ही ओनली होगा और वो किसी और के अकाउंट। क्लियर हो गया? चलिए अब और डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अब आपने कल किसी स्टूडेंट ने कहा था कि 2-4 स्टूडेंट सर हमने जिंदगी में कभी चेक ही नहीं देखा। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपने चले चेक देखा भी होगा
जिंदगी में कभी प्रोमिसरी नोट तो नहीं देखा होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज तो नहीं देखा होगा। हाँ, तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने कहा एक एक फॉर्मेट ले आते हैं सबका, क्योंकि देखें वो जो चीज लिखत पढ़त में जिक्र हो रहा है सामने ना आए तो उसका पता नहीं चलता सही तरीके से हैं। तो इसीलिए तीनों का फॉर्मेट, प्रोमिसरी नोट का भी, बिल ऑफ एक्सचेंज का भी, चेक का भी आपको दिया जा रहा है। आपने घर जाके सवाब की नीयत से तो नहीं, लेकिन इसको वैसे कोई 2-4 मिनट तक देखना है, आज रात सोने से पहले और कल सुबह उठने के बाद। हाँ जी, पहला काम जो आपने करना है वो ये फॉर्मेट देखना है। क्लियर हो गया जी? चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म।